जी क्वेश्चन नंबर 26। मसले तो बहुत सारे होंगे, हाँ, वन बाई वन मुझे बताया। सबसे पहले तो रिक्वायरमेंट क्या था? Under the provisions of the Income Tax Ordinance 2001 and rules made thereunder include the total income, taxable income and net tax payable by are refundable to QE for the year ended 30 June 2028। ठीक है, समझ आ गया? सेम वही रिक्वायरमेंट्स है कि जो चीज़ आप अपने कंप्यूटेशन में नहीं ले रहे उसके लिए क्या करें? नोट्स दें। ठीक है जी। अब क्वेश्चन जो कल मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था ना, तकरीबन फॉर्मेट सेम वही हो कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स से शुरू करना, जो चीज़ें उन्होंने ऊपर इनकम स्टेटमेंट के बने ना, और इनकम स्टेटमेंट को उसने नीचे नोट्स दिए हुए। सही है, आप दोनों ये पॉज उस पे पहुंच के तो फिर बात कर लें। ठीक है, लीज कितने तरह के होते हैं वो मैं डिस्कस करें। ठीक है, उस पॉइंट पे पहुंच के ये है क्वेश्चन नंबर 26 था ना? यस 26 जी। तो इसमें पहला कौन कौन से पॉइंट में मसला है? हाँ, एडिशनल इंफॉर्मेशन में है कॉस्ट ऑफ सेल्स इंक्लूड, जो ऊपर कॉस्ट ऑफ सेल्स गिवन है 26 मिलियन, उसमें क्या क्या शामिल है? ₹45,000 पेड अ फाइन फॉर वायलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद अ कंज्यूमर फॉर डिले इन सप्लाई ऑफ गुड्स। ये पेनल्टी है, लेकिन ये पेनल्टी की एक्सेप्शन है, याद है? डैमेजेस ये इनविजिबल होते हैं, तो ये उसने ठीक किया। हमने भी लेस करने थे, उसने भी लेस किए हैं, तो हमने कुछ नहीं करना। इस पे क्या लिखोगे? नो। ठीक हो गया। सेकंड, कॉस्ट ऑफ गुड्स में दूसरी क्या चीज शामिल है? अकाउंटिंग डिप्रिसिएशन ऑफ ₹1.9 मिलियन। क्या अकाउंटिंग डिप्रिसिएशन हमारा टैक्स एक्सपेंस है? नहीं है, तो इसको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे। हम नीचे जो अगर इंफॉर्मेशन केवल है एसेट से रिलेटेड, तो हम टैक्स डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, वो लेस करेंगे। समझ में आ रही ना बात जी? सेकंड, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है 4.5 मिलियन का था, इसमें शामिल है 450,000 पेड फॉर रिन्यूअल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस फॉर 15 इयर्स। क्या ये एक्सपेंस है? कैपिटल एक्सपेंस है, लेकिन कौन से वाला? कैपिटल। और किसकी शेप में? इंटेंजिबल। तो इसमें क्या लाभ होगा? तो 458 बैक हो जाएगा, 450 डिवाइडेड बाय 15, अमोर्टाइजेशन को लेस कर देंगे। क्लियर? समझ में आ रही बात जी? अगला, व्हीकल टैक्स पेड इन कैश अमाउंटिंग टू ₹55,000 फॉर 8 ऑफिस कार्स। व्हीकल टैक्स पेड ये एडमिसिबल होगा अगर ये बिजनेस कार है। ठीक है, और टैक्स के लिए भी एक्सेप्शन है, ये इन कैश उपयोगों के FBR वाले जो है वो कैश चेक आपसे रिसीव नहीं करते, हमेशा उनके अकाउंट में आप डायरेक्ट कैश डिपॉजिट करते हैं, तो उन्होंने भी एडमिसिबल किया हुआ, मतलब कुछ नहीं किया, नोट। तो इस पे नोट लिखेंगे, उन्होंने हमने भी लिस्ट करना था, उन्होंने भी लिस्ट किया ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में शामिल जी। जब मैं कहता हूं ना उन्होंने, तो उन्होंने का मतलब है IFRS। समझ में आ रही ना बात जी? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में शामिल है ₹185,000 पेड एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट टू गेट इलेक्ट्रिक फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ ट्रांसफार्मर इन द फैक्ट्री। सिक्योरिटी डिपॉजिट सिक्योरिटी डिपॉजिट तो वापस मिलता है ना, ये एक्सपेंस नहीं होता, तो ये उन्होंने लिस्ट किया हुआ है, हम क्या कर देंगे? ऐड बैक कर देंगे। समझ में आ रही बात जी? अगला, ₹3 लाख कलेक्टेड बाय KE एज एडवांस टैक्स टू मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल्स जी। ये 3 लाख उसने एडवांस टैक्स कलेक्ट किया है। क्या कलेक्ट किया? तो ये उनके लिए एक्सपेंस तो नहीं है ना, हम तो इनकम में से टैक्स लेस नहीं करते, कहीं पे लेस किया हुआ, हम इनकम अलग कैलकुलेट करते हैं। अगर कल आपको याद हो तो कैपिटल गेन्स के अमाउंट में उन्होंने टैक्स डिडक्ट किया, तो हमने उसको क्या किया था? ऐड बैक। हाँ, उनके इनकम में टैक्स डिडक्ट हो सकती है जो FTR का आइटम हो, जिस पे एडवांस टैक्स हो, जैसे डिविडेंड होगा। देखिए सैलरी, आप सुनिए, ये कॉन्सेप्ट आप क्लियर करें।
फॉर एग्जाम्पल अब्दुलरहमान की 10,000 रुपये सैलरी फॉर एग्जाम्पल और मेरी सैलरी टैक्सेबल है, मतलब साल की 6 लाख से बढ़ गई, एज्यूम कर रहे मेरी 10,000 रुपये सैलरी है और उस पर हर महीने मतलब पूरे साल का टैक्स बनता है 12,000 रुपये, तो हर महीने कितना टैक्स बन गया? ठीक हो गया। और सैलरी में एडवांस टैक्स है कि सीबी को इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कहता है कि अब्दुलरहमान की सैलरी अगर टैक्सेबल फॉर एग्जाम्पल 10,000 की जगह लाख का, तो साल की 12 लाख हो गई, 6 लाख से बढ़ गई ना, तो अब सीबी की ड्यूटी लगाई है किसने? एफबीआर ने, कि जो भी एम्प्लॉयज आपके जिसकी सैलरी पूरे साल की 6 लाख से बढ़ रही है, मतलब जिनकी सैलरी टैक्सेबल स्लैब में जा रही है, तो उन पे आपने टैक्स डिडक्ट करना है और उनका टैक्स आपने हमें पे करना है। मतलब अब्दुलरहमान अगर 6 लाख से बढ़ गया 12 लाख रुपए सैलरी, तो मेरा टैक्स एफबीआर किससे मांगेगा? सीबी। अगर सीबीई ना पे कर पाए तो सीबी को इसका नुकसान क्या होगा? उनको मेरी सैलरी एज एन एक्सपेंस अलाउ नहीं होगी, सीपी को ये नुकसान होगा ना। अब सुनिए, अब फॉर एग्जाम्पल सीपी मेरे सैलरी से, ये तो एक प्रोविजन था, एक दूसरा प्रोविजन बता, ठीक है, ये गौर से सुनिए। अब फॉर एग्जाम्पल सीपी मेरे 12 लाख रुपए पे 24,000 टैक्स है मेरे साथ, तो महीने का कितना सीपी को डिडक्ट करना चाहिए हर महीने मेरे सैलरी? दोनों तरीके हो सकते हैं। सीपी जून में सारा टैक्स मेरा एक ही सैलरी से डिडक्ट कर दे 24,000 और मुझे 76,000 उस महीने में पे कर दे, बाकी सब में लाख लाख पे कर। या फिर ऐसे भी हो सकता है, प्रैक्टिकली ये होता है कि मेरी सैलरी कितनी है? 1 लाख, पूरे साल का टैक्स कितना बनता है? 24,000, तो हर महीने कितना बनता है? 2,000। तो इससे मुझे भी फर्क नहीं पड़ेगा, हर महीने मुझ पर बर्डन नहीं आएगा। एक महीने हर महीने मेरे सैलरी से 2,000 डिडक्ट होता है, वो सीपी के अकाउंट में जमा होता है, और जब ईयर एंड हो जाता है तो सीपी जब अपना रिटर्न फाइल करता है तो उसके साथ मेरा एम्प्लॉयज का टैक्स भी जमा कर देता है कि ये मेरे फ्लाई एम्प्लॉय का टैक्स है, फ्लाई एम्प्लॉय का टैक्स है, फ्लाई एम्प्लॉय का टैक्स है। अगर आप में कोई गवर्नमेंट, जिनके पेरेंट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में हो, तो आप उनकी सैलरी स्लिप देखें, उसमें लिखा होगा टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ग्रॉस सैलरी होगी, ठीक है, प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन जारी होगी, जो जहां पे वो कंट्रीब्यूट, और आखिर में लिखा होगा टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, तो नेट सैलरी मिल रही होगी। ग्रॉस सैलरी में हो सकता है लाख रुपए हो, नेट सैलरी 95,000 90,000 इतनी मिल रही है। समझ में आ रही बात? तो ये हमारा टैक्स होता है, लेकिन जो चैनल है पे करने का वो कौन है? मेरा टैक्स है, लेकिन पे कौन कर रहा है? सीपी। साल के आखिर में मुझे और कुछ भी नहीं पे करना, मुझे सिर्फ अपना रिटर्न वो जो, अगर मेरा कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो मेरा टैक्स पे हो चुका है, मेरे सिर्फ रिटर्न का वो जो फॉर्म होता है ना, वो फिल करके सबमिट करना है, रुपये जमा नहीं करना, उसको उधर बता देना है कि जहाँ मेरे सैलरी पे 24,000 टैक्स बन रहा था, टैक्स लायबिलिटी कितनी कैलकुलेट करूँगा? 24,000, और नीचे लिस्ट क्या करूँगा? टैक्स डिडक्टेड एट, तो टैक्स पेबल कितना है? समझ में आ जाए? अब जो पॉइंट मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो समझ, साल खत्म हो गया, अब्दुलरहमान की इनकम फ्रॉम सैलरी आप कैलकुलेट कर रहे हैं, कितना कैलकुलेट करें? हर महीने 2,000 टैक्स डिडक्ट होगा। जब यहाँ लिखोगे इनकम फ्रॉम सैलरी, तो अब्दुलरहमान की इनकम फ्रॉम सैलरी कितनी लिखोगे? ग्रॉस लिखेंगे। ये पॉइंट में आपको कि कभी भी नेट ऑफ टैक्स आप अमाउंट नहीं लिखते, समझ में आ रही बात? हम ग्रॉस लिखते हैं, उस पे फिर हम टैक्स लायबिलिटी, हाँ अगर मुझसे कुछ एडवांस टैक्स डिडक्ट हुआ है तो उसके लिए मेरे पास प्रेजेंटेशन है, वो टैक्स लायबिलिटी में वो अमाउंट मैं लेस करता हूँ और मुझे बेनिफिट मिलेगा। समझ में आ रही ना बात? तो हमेशा इनकम कौन सी मेंशन करनी है? ठीक हो गया जी। अगला, तो ये 3 लाख जो है ये किसको दिया है? के इलेक्ट्रिक को एडवांस दिया है कि 3 ने? तो भाई एडवांस टैक्स आपका एक्सपेंस है नहीं, टैक्स आपका सबसे पहला प्रोविजन चैप्टर 7C में इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस में एनी टैक्स सेस आर रेट
याद है? यस सर। कभी इनकम में हम टैक्स लेसर नहीं करते। तो ये उसमें उन्होंने इनकम स्टेटमेंट में लिस्ट किया हुआ है ना, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में शामिल है ना। अकाउंटिंग वालों के लिए ये एक्सपेंस है लेकिन हमारे लिए ये एक्सपेंस है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको हम कहाँ पे लिस्ट करेंगे, टैक्स लायबिलिटी। समझ में आ रही बात जी। अगला है कैश डोनेशन टू पुअर फैमिलीज अमाउंटिंग टू ₹64,600 इन डोनेशन ऑफ ₹2 million paid to check to ED Foundation which is listed in part 1 of the second schedule of the income tax। जो 2 million है ये मेरे ख्याल में डोनेशन लो क्लास 61 में आ रहा है ना ED, आप देखें सेक्शन 61 है क्लास सही लिखो नहीं। हां लिस्टेड पार्ट 1 ऑफ 6 क्लॉज है कि क्लॉज है मेरे ख्याल में ED फाउंडेशन, ये जो ऑर्गेनाइजेशन। और फिर अब पुअर फैमिलीज वाला उसका कुछ भी नहीं करना, तो पुअर फैमिलीज वाला भी एड बैक होगा क्योंकि वो इनएडमिसिबल एक्सपेंस है, इनकम टैक्स वाले उसको नहीं मानते। और ED वाला भी ऐड होगा, ये बिजनेस एक्सपेंस नहीं होता हमारा, इस पे टैक्स क्रेडिट है। समझ में आ रही बात भाई? यस। समझ आ रही है ना? Yes. तो दोनों एड बैक होंगे यहाँ, और इसके साथ लिख ले ED फाउंडेशन के इधर एड बैक होगा और हम इस पे हमें क्या मिलेगा, टैक्स क्रेडिट मिलेगा जब हम फॉर्मेट पे चले जाएंगे। Penalty of ₹25,000 imposed by the Commissioner in Land Revenue for late filing of annual return of the income tax for the tax year 2017। ये एक्सेप्शन में था, लेट फाइलिंग नहीं है तो ये भी एड बैक हो जाएगा। Entertainment expenditure of ₹128,000 incurred on arrival of foreign customers for business purpose। ये ठीक है, हम assume कर लेते हैं कि according to the definition of entertainment है, तो ये divisible है। उन्होंने लिस्ट किया है IFRS वालों ने, हमने भी लिस्ट करना था, कुछ भी नहीं करना, इस पे नोट लिखना है। सही है जी। अदर इनकम इंक्लूड, जो ऊपर अदर इनकम है 5 million, कहता है ये अदर इनकम कहाँ से आई, ये अदर इनकम आई है डिविडेंड ऑफ ₹580,000, यहाँ से पता चल जाएगा। क्या डिविडेंड हमारा बिजनेस इनकम होता है? यस। Received from listed company the amount is net of tax at the rate of 15% and zakat of ₹1 lakh deducted under zakat and kosher ordinance। उस दिन वाला पॉइंट याद, क्या बना लोगे, FTR स्टेटमेंट, क्या बन जाएगा, FTR स्टेटमेंट में याद है ना सीक्वेंस, पहले क्या ऐड करोगे, ज़कात, पहले क्या ऐड करोगे, ज़कात, फिर आपके पास ये अमाउंट कितनी आ जाएगी, नेट डिविडेंड के बना ना, ज़कात कितनी है, 1 लाख, नेट डिविडेंड 1 लाख है, 580,000 ज़कात लिस्ट हो चुकी है ना, हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे 1 लाख, कितना है 680, ये 680 पे टैक्स कितना डिडक्ट हुआ, तो मतलब ये फिगर कितना है 85%, इसको 100% पे ले जाए कितना हो जाएगा, ये डिवाइड बाय 85 मल्टीप्लाई बाय 100, सिंपल है, परसेंटेज में आंसर 8 लाख। तो ग्रॉस डिविडेंड कितना था, हाँ 120, ग्रॉस 8 लाख, डिविडेंड था 1 लाख और इसका टैक्स कितना था 1। ये आपका FTR स्टेटमेंट। ज़कात कहाँ पे लेस होगा, डायरेक्ट डिडक्शन याद है, टोटल इनकम में से, क्लियर, ऐसे ही है। ये FTR स्टेटमेंट अलग से बनानी है, सेम वही है ना जो पिछली बार जी। कैपिटल गेन ऑफ ₹1.2 million फ्रॉम द सेल ऑफ शेयर्स ऑफ प्राइवेट लिस्टेड लिमिटेड कंपनी, शेयर्स वर एक्वायर्ड ऑन 1 August 2023। क्या इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन हमारा बिजनेस इनकम होता है, हाँ क्या होता है, अलग सेपरेट हेड ऑफ इनकम है ना, यस। अलग से हेड ऑफ इनकम है, तो उन्होंने ऐड किया, ये दोनों 580 भी लिस्ट कर देंगे, समझ में आ रही बात। और दूसरा क्या लिस्ट कर देंगे, ये कैपिटल गेन्स, और कैपिटल गेन्स इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन नॉर्मल हेड में जाएगा ना, प्राइवेट कंपनी सेक्शन 37, लेकिन होल्डिंग पीरियड कितना है
मोर देन 1 ईयर तो कितना परसेंट टैक्स है? 75%. On 30 June, lease machinery was transferred to Qatar and maturity of lease. The leasing company was asked to adjust the amount of security deposit against the residual value of rupees 1 lakh. The date of commencement of lease was 1st July 2023. Lease rentals paid during the year amounted to rupees 270,000. ये 270,000 तो admissible हो, हाँ? Yes sir. समझ में आ रही बात? On the date of maturity, the accounting written down value and market value of machinery was 590,000 and 8 lakh. इसको इग्नोर करें. मेरे ख्याल में ये देखें, the leased machinery was transferred to Qatar. हमारे इस टैक्स ईयर में ट्रांसफर हो रही है और इस टैक्स ईयर के लीज रेंटल्स कितने? 270,000. ये 270,000 उसने ऊपर कहीं पे लेस किए? नहीं लेस किए होंगे. ये सोचने की जरूरत नहीं है. अकाउंटिंग वाले के लिए लीज रेंटल्स एक्सपेंस नहीं होता, ये टैक्स वालों के लिए होता. तो एक तो लीज रेंटल्स लेस हो जाएगा, क्लियर? समझ में आ रही बात? Yes, yes. क्या लेस हो जाएगा? लीज रेंटल्स. दूसरा, ये एसेट इनको ट्रांसफर हो गया तो इन्होंने रेजिड्यूल वैल्यू पे की एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर. तो मेरे ख्याल में ये 1 लाख रुपए भी एज एन एक्सपेंस अलाउ होगा. आप सोल्यूशन में देखें. सर ये 1 लाख ये वैसे आपके कोर्स का पॉइंट नहीं है, ये मैं आपको बता दूं. 1 लाख डेफिनेशन चार्ज की है. अच्छा, लीज रेंटल है, हाँ ठीक है, लीज रेंटल तो अलाउ है, बाकी कुछ भी नहीं करना. वही पॉइंट जो मैंने आपको बताया था कि लीज एसेट से रिलेटेड किसी भी किस्म का एक्सपेंस अलाउ नहीं होता, उसमें आपने स्ट्रिक्ट रहना है. सिर्फ और सिर्फ क्या अलाउ होता है? तो इधर टैक्स WDV गिवन है ना भाई, टैक्स WDV गिवन है. Yes, yes. हाँ, जब टैक्स WDV गिवन है तो मशीनरी, ये प्लांट एंड मशीनरी है, मशीनरी का टैक्स रेट भी आपको पता है, हाँ? तो उस पर टैक्स डिप्रिसिएशन की जरूरत है. समझ में? रेजिड्यूल वैल्यू नहीं, रेजिड्यूल पे क्यों होता है? WDV के बारे भाई, बुक वैल्यू के बारे. अच्छा ठीक है, हाँ बिल्कुल. लीज एसेट है, जिस दिन जिस ईयर में एक्वायर कर रहे थे उस टाइम रेजिड्यूल वैल्यू क्या होती है, ये आपको पता कि लीज के आखिर में इसकी कीमत क्या होगी? तो इसकी कीमत क्या थी? 1 लाख हमारे लिए WDV कंसिडर होगी. उस पर हम क्या चार्ज करेंगे? टैक्स डिप्रिसिएशन. बस मेरे ख्याल में इसमें और कुछ भी नहीं है, हाँ? क्या है? फाइनेंस चार्जेस के बने सुने ना, मैंने आपको कल बताया, कुछ बच्चे जो है ना उनकी आदत होती है वो इनकम स्टेटमेंट पढ़ते ही. आपने इनकम स्टेटमेंट पढ़ लिया, ठीक है, और नीचे अब आप क्या पढ़ रहे हो? मतलब ये इनकम स्टेटमेंट की 1 2 3 4 5 और 6 ये ट्रांजैक्शन है, सेल्स है, ग्रॉस प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है. साइड नीचे आपको क्या गिवन है? एडिशनल इंफॉर्मेशन. ये अपनी आदत बना ले, इससे आपको कोई एडजस्टमेंट रहेगा. आपने इनकम स्टेटमेंट और से पढ़ लिया, एक नजर से गुजार दिया, इनकम स्टेटमेंट से आप कुछ भी नहीं कर सकते. अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में पॉइंट नंबर ए है और वो लिंक है 3 के साथ, तो इसके सामने क्या लिखो? ए. पॉइंट नंबर बी है, वो लिंक है इसके साथ, सी इसके साथ, बी इसके साथ. क्वेश्चन खत्म हो. समझ में आ गया? अब क्वेश्चन खत्म हो गया तो इधर आ जाए. एडिशनल इंफॉर्मेशन आपने सारे पढ़ लिए जो हमने इधर पढ़ लिए. अब ऊपर चले जाए इनकम स्टेटमेंट. उधर जो जो चीज रहती है, तो अगर उन्होंने ठीक की हो तो आप कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अगर उन्होंने गलत किया तो उसको आप क्या कर लोगे? रिवर्स कर लोगे. जैसे इसमें क्या रह गया? फाइनेंस चार्ज ऑन लीज ऑफ मशीनरी. प्रोविजन क्या था? किसी भी किस्म का एक्सपेंस अलाउ नहीं होता ऑन लीज एसेट अलावा लीज रेंटल्स. ठीक है, ये लीज जो है ना 2 किस्म का लीज होता है. अकाउंटिंग के पार्ट 2 जिन्होंने पढ़ा है उनको पता होगा. एक फाइनेंस लीज होता है और एक ऑपरेटिंग लीज होता है. समझ में आ रही बात?
फाइनेंस लीज में आईफारिस इजाजत देता है कि मैंने अब्दुर्रहमान ने अगर फाइनेंस लीज के थ्रू बैंक से गाड़ी ली है ना, समझ में आ रही बात, तो अब आईफारिस वाले मुझे इजाजत देते हैं कि अब्दुर्रहमान इस पे आप डिप्रिसिएशन चार्ज कर लो और अपने इनकम स्टेटमेंट को चार्ज करो, मुझे उसको इजाजत नहीं होती फाइनेंस लीज में। ऑपरेटिंग लीज में ओरिजिनल जो ओनर होता है उसको इजाजत होती है, जो जिसके पास जो लेसी होता है उसको इजाजत। आईफारिस में एक और होता है, इधर तो हम लीज रेंटल्स पे करते हैं ना, उधर शेड्यूल बनाना पड़ता है, लीज स्केड्यूल बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? ठीक है, उसमें प्रिंसिपल अमाउंट को अलग करना होता है, इंटरेस्ट को अलग करना होता है और टोटल पेबल को अलग करना होता है। ये कहां से हम बनाते हैं ये चीज? ये हम बनाते हैं ये लीज रेंटल्स। समझ में आ रही बात? राइट क्लियर है ना? यस। तो ये जो इंटरेस्ट है ये फाइनेंस चार्जेस, इसको क्या कहते हैं? समझ में आ रही? राइट क्लियर? यस। ये क्या होता है? अकाउंटिंग में वो सिर्फ और सिर्फ क्या चार्ज करते हैं? फाइनेंस चार्जेस, ठीक है। लेकिन टैक्स वाले और फाइनेंस लीज रेंटल्स क्या होता है? लीज रेंटल्स इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो टैक्स वाले ये दोनों अलाउ करते हैं, लेकिन इसके अलावा वो टैक्स इसके ऊपर डिप्रिसिएशन, इससे रिलेटेड और एक्सपेंसेस अलाउ नहीं करते। वो सिर्फ और सिर्फ क्या अलाउ करते हैं? लेकिन इसमें डिप्रिसिएशन क्यों अलाउ किया है टैक्स डिप्रिसिएशन? क्योंकि ये अब लीज डेसिट नहीं है, ये क्या हो गया है? ट्रांसफर। क्लियर भाई? क्लियर है? ये देखो हमारा चैप्टर 7 कंप्लीट हो गया है। आज हमारे चैप्टर नंबर 8 ठीक है। बहुत सारी बुकों पे लॉसेस का कॉन्सेप्ट आया था और मैंने आपको कॉन्टेक्चर में भी बताया था कि लॉसेस बहुत अलग से जो हमारा चैप्टर है उसमें था, ठीक है। लॉसेस क्या है? लॉसेस में हम जो हेड्स ऑफ इनकम है, लॉस किसे कहते हैं? जनरल कॉन्सेप्ट क्या है? जनरल कॉन्सेप्ट ये है कि उन हेड्स में लॉस आ सकता है जिन हेड्स में एक्सपेंसेस अलाउ हो। जैसे इनकम फ्रॉम सैलरी, सोचे क्या इनकम फ्रॉम सैलरी में किसी भी किस्म का डिडक्शन अलाउ था तो उसमें लॉस नहीं आ सकता। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में अलाउ था तो उसमें भी लॉस नहीं आ सकता। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में अलाउ था तो उसमें लॉस आ सकता है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में डिडक्शन अलाउ थे तो उसमें लॉस आ सकता है। इनकम फ्रॉम बिजनेस में डिडक्शन अलाउ है तो उसमें भी लॉस आ सकता है, ठीक है। तो किसी भी हेड ऑफ इनकम में जिसमें डिडक्शंस अलाउ हो तो इनकम से अगर एक्सपेंसेस बढ़ जाए तो हमारे पास क्या चीज आ जाएगी? लॉस। अब उस लॉस के साथ हम क्या करेंगे? उन लॉसेस के साथ दो रिलेटेड टू कॉन्सेप्ट्स है। एक तो है सेटअप ऑफ लॉस, एक क्या है? सेटअप ऑफ लॉस। सेटअप या फिर एडजस्टमेंट ऑफ लॉस, कि उस लॉस को हम एडजस्ट करें। किस में एडजस्ट करेंगे? गेन में। लेकिन कौन से गेन में एडजस्ट करेंगे इसमें हम ये पढ़ेंगे, ठीक हो गया। और सेकंड जो एस्पेक्ट है लॉसेस से रिलेटेड वो है कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। वो क्या है? ठीक हो गया। तो पहले हम सेटअप पढ़ लेते हैं कि सेटअप ऑफ लॉसेस, ठीक है। सेटअप ऑफ लॉसेस का मतलब क्या है? कि फॉर एग्जांपल मुझे एक हेड ऑफ इनकम में लॉस आ गया, किसमें? एक हेड ऑफ इनकम में लॉस आ गया तो क्या उस हेड ऑफ इनकम का लॉस में किसी दूसरे हेड ऑफ इनकम जिसमें गेन आ रहा है उसमें सेट ऑफ कर सकता हूं या नहीं कर सकता? अगर कर सकता हूं तो किसका लॉस किसके साथ एडजस्ट कर सकता हूं और किसका लॉस किसके साथ एडजस्ट नहीं? इसमें हम ये पढ़ेंगे। इसमें जो आपके नोट्स में नहीं है बनाए, इसमें हम
ये ग्रुप्स जो है ये आपने पेपर में मेंशन नहीं किया, ग्रुप नहीं है। आप कैटेगरी तो बता सकते हो, ठीक है, लेकिन ग्रुप का वर्ड ऑर्डिनेंस का नहीं है, ये मैं अपना जाती समझ में आ रही बात। इनको मैं दो ग्रुप्स में डिवाइड करता हूं, दो किस्म के इनकम के। एक ग्रुप ए है, ग्रुप ए में है इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, and FTR income, FTR फाइनल टैक्स रीजन। कौन कौन से इनकम है? इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड इनकम फ्रॉम FTR। ठीक हो गया? ये तीन किस्म के इनकम के इनकम। ये जो ग्रुप ए है इसमें क्या किस चीज की बात कर रहे हैं? इनकम। इसमें कभी लॉस नहीं आ सकता, इसमें भी कभी भी लॉस नहीं आ सकता, और इसमें भी कभी भी लॉस नहीं आ सकता। वजह क्योंकि इनमें डिडक्शंस एक्सपेंसेस अलाउड है। इनमें हमेशा जब आएगा तो क्या चीज आएगी? इनकम। क्लियर? अब स्टेटमेंट सुने गौर से। इन ग्रुप ए आइटम्स में मतलब इनकम फ्रॉम सैलरी, प्रॉपर्टी और एफडीआर में ग्रुप ए की जब बात करूं तो मतलब तीनों की बात करूं। इन ग्रुप ए आइटम्स में किसी भी किस्म का लॉस एडजस्ट नहीं हो सकता। मतलब ये जो कर है ना, ये आप समझ रहे कि ये जो ग्रुप ए है ये इन तीनों का घर है। ठीक हो गया? समझ में आ रही बात? और ये जो लॉस है ये आप समझ लें कि ये एक ह्यूमन बीइंग है, या फिर आप समझ लें एक चोर है, आप समझ लें एक मुसाफिर है, ठीक है, जो भी समझ लें। इस घर में कभी भी ये इंटर नहीं हो सकता, कभी भी, नेवर। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास इनकम फ्रॉम सैलरी में 1 करोड़ इनकम फ्रॉम सैलरी मेरे पास इस टैक्स ईयर में आई है अब्दुर्रहमान, और अब्दुर्रहमान की इनकम फ्रॉम बिजनेस में सिर्फ और सिर्फ 10,000 का लॉस है, 10,000 का, 10,000, और मेरे पास इनकम कितनी है? 1 करोड़, 10 मिलियन, और लॉस कितना है? 10,000। ये 10,000 लॉस उस 10 मिलियन में एडजस्ट क्यों? क्योंकि वो इनकम फ्रॉम सैलरी है। ऑर्डिनेंस का रूल क्या है कि इनकम फ्रॉम सैलरी में, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में और एफडीआर इनकम में जितनी भी ये इनकम्स बड़ी हो इसमें किसी किस्म का लॉस एडजस्ट। इस घर में लॉस की एंट्री कौन सी पाबंदी है? मुकम्मल पाबंदी। कोई भी कंडीशन नहीं है कि इस सूरत में नेवर, कभी भी इस घर में लॉस की एंट्री नहीं हो सकती। क्लियर भाई? क्लियर? हाँ। अब ग्रुप बी में बता, ये जो ग्रुप बी है इसमें बात हो रही है लॉसेस की। इसमें गेन भी आ सकता है, लॉस भी आ सकता है। ये एक है स्पेकुलेशन बिजनेस इनकम, बिजनेस लॉस, सॉरी, और सेकंड है कैपिटल लॉस। ये एक है स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस और एक है कैपिटल लॉस। ग्रुप बी में क्या है? लॉसेस की बात है, ठीक है। अब ये जो है गौर से सुनिए, वो इनकम्स की, ये लॉसेस की, ये दो बातें समझने वाली है, दो बात। वो पहले वाली बात समझ आ गई। अब दूसरी बात समझ ले कि अगर इन दो में लॉस हो, स्पेकुलेशन बिजनेस जानते हो ना, पढ़ाया था, हाँ, एक नॉन स्पेकुलेशन होता है और एक स्पेकुलेशन। लॉसेस के लिए आपको वो बाय नेम बिजनेस इनकम देगा या लॉस देगा। स्पेकुलेशन अगर वो बताएगा तो वो आपको बाय नेम बताएगा। समझ में आ रही बात?
तो लॉसेस के लिए आपने स्पेकुलेशन बिजनेस को और नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस को दोनों को अलग अलग हिट्स समझना। लॉसेस के पॉइंट आप दूसरे बिजनेस के कितने हिट्स कंसीडर करने? दो, स्पेकुलेशन और लॉ कहता है ऑर्डिनेंस के अगर स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस आपके पास आ रहा हो इस हेड में, या आपके पास कैपिटल लॉस आ रहा हो, कैपिटल गेन सेक्शन 37 का लॉस हो, सेक्शन 37 ए का लॉस हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी का लॉस, 38 में लॉस आ ही नहीं सकता, याद है ना? याद है 38 का लॉस आ जाए तो क्वेश्चन हमारा क्या हो जाता है? खत्म। उसमें हम लॉस को कंसीडर लॉ कहता है स्टेटमेंट सुने इसके बारे में, ग्रुप बी के बारे में, कि ये दो अपने लॉसेस किसी भी दूसरे हेड ऑफ इनकम में एडजस्ट नहीं कर सकते। दोनों में फर्क समझिए। इन इनकम्स में किसी भी किस्म का लॉस एडजस्ट नहीं हो सकता। मेरे साथ रिपीट करें, इन इनकम्स में किसी भी किस्म का लॉस एडजस्ट नहीं हो सकता, और इन दो में जो लॉस है ये किसी भी हेड ऑफ इनकम में एडजस्ट नहीं हो सकते, किसी में। समझ आ गई दोनों? हाँ भाई, क्लियर है? यहां तक कोई क्वेश्चन हो? अब क्या हुआ इसको अगर मैं समराइज करूं, इधर सुनिए। एक साइड पे लॉसेस है और एक साइड पे इनकम, इधर समझिए, और ये मेरे पास हेड ऑफ इनकम है। इनकम फ्रॉम सैलरी में, इनकम फ्रॉम सैलरी में लॉस आ ही नहीं सकता, इनकम हमेशा इनकम ही होगी। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में लॉस आ ही नहीं सकता, हमेशा क्या होगी? ठीक हो क्या? इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स में लॉस भी आ सकता, हाँ, गेन भी आ सकता है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में लॉस भी आ सकता है, गेन भी आ सकता है। इनकम फ्रॉम बिजनेस कितने हैं? दो, स्पेकुलेशन बिजनेस इनकम लॉस भी आ सकता है, गेन भी आ सकता है। नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस इनकम लॉस भी आ सकता है। अब समझिए, अब पहले हम लॉसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करते हैं कि अगर लॉस आ गया तो सैलरी में तो लॉस नहीं आ सकता, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में लॉस नहीं आ सकता। अब लॉस आया किसमें? इन दो ग्रुप्स की समरी बता रहा। लॉस आया फॉर एग्जांपल इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, तो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स कौन से ग्रुप में था? क्या ये अपना लॉस किसी को दे सकता? हाँ, नहीं दे सकता। तो ये इधर सब में इनकम्स बढ़ गई, सब में इनकम्स बढ़ गई है, लेकिन कैपिटल लॉस वो किसी के साथ शेयर। क्लियर भाई, समझ में आ रहा है जी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ये किसी ग्रुप में है, बी ग्रुप में है, मतलब ये अपना लॉस शेयर कर सकता है, लेकिन अलावा किसके? ग्रुप ए के। तो ग्रुप ए में कौन कौन से? इधर एफडीआर इनकम भी है, एफडीआर में लॉस नहीं आ सकता, इनकम आ सकता। समझ में आ रहा? अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ग्रुप ए में एडजस्ट नहीं हो सकता, इसके अलावा किसी में। तो ग्रुप ए में कौन कौन से थे? सैलरी, प्रॉपर्टी और एफडीआर। तो मतलब ये हुआ कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जो है ये वाला है ना, हाँ, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एडजस्ट हो सकता है। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एडजस्ट हो सकता है स्पेकुलेशन बिजनेस इनकम में। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एडजस्ट हो सकता है नॉन स्पेकुलेशन। क्लियर भाई? क्लियर? अगला क्या है? स्पेकुलेशन बिजनेस इनकम। स्पेकुलेशन बिजनेस इनकम कौन से ग्रुप में था? ग्रुप बी में। क्या ये किसी के साथ अपना लॉस शेयर कर सकता है? नहीं कर सकता। नॉन स्पेकुलेशन किसी ग्रुप में नहीं है ना, हाँ, तो ये भी अपना लॉस इन तीनों के साथ क्या कर सकता है? लेकिन ग्रुप ए
पर शेयर। क्लियर भाई, क्लियर है सबको? जी ये पढ़े, ये ऑब्जेक्टिव 1 की रीडिंग करें। कैरी फॉरवर्ड ऑस्मोसिस। कैरी फॉरवर्ड जो है, जो असल में लॉसेस थे ना, वो ये 2 पॉइंट्स थे जो हमने पढ़े। कैरी फॉरवर्ड आपको एक समझ आनी चाहिए, ठीक है? जब एक समझ आ जाएगी तो बाकी सब के लिए सेम समझ में आने बात। इसमें थोड़ा सा टेक्निकल, थोड़ा सा अगर आप वो समझेंगे ना, इनकम फ्रॉम बिजनेस में थोड़े से टेक्निकलिटीज हैं उनके लॉसेस, ठीक है? बाकी इसके अलावा बहुत आसान है। कैरी फॉरवर्ड में हम इसको एक चार्ट की शक्ल में डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास फिर से हमारे पास सेटअप है, और हमारे पास कैरी फॉरवर्ड, ठीक है? कैरी फॉरवर्ड का मतलब क्या है पहले ये समझिए। फॉर एग्जांपल इस साल टैक्स ईयर 2020 में मेरे पास किसी हेड में लॉस आया, वो लॉस इस साल एडजस्ट ना हो सका, क्या उसको मैं अगले सालों में कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ? ठीक है, अगर कर सकता हूँ तो किन रूल्स के साथ मैं कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ, वो हम करेंगे। सबसे पहले तो हेड ऑफ इनकम है इनकम फ्रॉम सैलरी, ठीक है? इनकम फ्रॉम सैलरी में नो लॉस, नो सेटअप, नो कैरी फॉरवर्ड। इनकम फ्रॉम सैलरी में तो लॉस का कॉन्सेप्ट गेन। सेकंड क्या था? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इसमें भी नो लॉस, नो कैरी फॉरवर्ड, ठीक हो गया? थर्ड हेड ऑफ इनकम क्या था? इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। क्या था? इनकम फ्रॉम कैपिटल। लेकिन इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स में 4 सेक्शन। कितने सेक्शन है? 4। फर्स्ट सेक्शन क्या था? सेक्शन 37 प्राइवेट कंपनी के शेयर, ठीक हो? इसके लिए पहले रूल पढ़ते हैं जी। सेक्शन 37 में अगर लॉस हो, लॉस तो ये सेटअप हो सकता है अगर कौन से में लॉस आ जाए। सेक्शन 37 प्राइवेट कंपनी और पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी के केस में लॉस आ जाए तो ये सेटअप हो सकता है। ये तो नॉन सी बात है, ये बात याद रखिएगा। अगर मेरे पास 2 प्राइवेट कंपनीज के शेयर है, कंपनी ए और कंपनी बी, कंपनी ए में लॉस आया, कंपनी बी में गेन आया, तो मैं ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, ये सब पे एप्लीकेबल है। कितने कंपनी के शेयर है? कंपनी ए एंड कंपनी बी। कंपनी ए में मुझे लॉस आया फॉर एग्जांपल 10,000 और कंपनी बी में मुझे गेन आया फॉर एग्जांपल 12,000, ठीक है? तो अब मैं इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, जब मेन पेज पे जाऊंगा मेन सॉल्यूशन में, तो मैं इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स कितना शो करूंगा? समझ में आ रही बात भाई? गेन या लॉस जो जितने भी है, अगर मैं एक से ज्यादा बिजनेस कर रहा हूँ, सीबी मेरा, मैं कॉलेज चला रहा हूँ, ठीक है, और एक मेरा फॉर कंस्ट्रक्शन का बिजनेस, तो मैं 2 अलग अलग बिजनेस नहीं कैलकुलेट करूंगा। मेरा हेड ऑफ इनकम कितने होंगे? एक। उसमें सीपी का देखूंगा, अगर सीपी गेन में, प्रॉफिट में और कंस्ट्रक्शन वाला लॉस में है, तो दोनों को एडजस्ट करके नेट करके जो मेरे पास इतना आएगा वो मेरा लॉस आएगा यहाँ पे। समझ में आ रही बात? तो ये ध्यान में रख ले कि लॉस कब आता है कि जितने भी आपके इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स थे उन सबको नेट ऑफ करके आपके पास लॉस आया, तो वो लॉस होगा। इसको लॉस नहीं कहते, ये अभी मेरा लॉस नहीं है, क्योंकि दूसरा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में मुझे क्या है?
तो मेरे पास नेट इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स कितने हैं? ये बात समझ में आ गई? हाँ, तो ये तो नॉन सी बात है कि इसका लॉस अगर सेक्शन 37 कोई दूसरा आइटम हो उसके गेन में एडजस्ट हो सकता। ठीक हो गया? अगर सेक्शन 37 का गेन नहीं है, सेक्शन 37A का गेन है, तो उसमें भी एडजस्ट हो सकता है, सेटअप हो सकता है। इसी तरह अगर सेक्शन इमूवेबल प्रॉपर्टी डिस्पोजल की है और उसमें गेन है, उसके अगेंस्ट भी एडजस्ट हो सकता है। क्लियर? समझ में आई बात? लॉस है, इन तीनों में किसी में भी एडजस्ट नहीं हुआ, या एडजस्ट हुआ लेकिन कंप्लीट एडजस्ट नहीं हुआ, बच गया इस साल के आखिर में। उसके साथ क्या करेंगे? उसको करेंगे कैरी अगले, लेकिन अगले कितने सालों तक? अप टू 6 इयर्स। लेकिन ये याद रखिएगा, अब अगले साल में सिर्फ और सिर्फ एडजस्ट होगा ओनली अगेंस्ट गेन का सेक्शन 37। अब जो पहले साल जो बेनिफिट्स थे ना वो खत्म हो गए, अगले सालों में सिर्फ और सिर्फ किसके गेन के अगेंस्ट एडजस्ट होगा? क्लियर? ये बातें नोट्स में भी नहीं है, ऑर्डिनेंस में भी नहीं है, ये नॉन सी बातें हैं, इसलिए ये मैं आपको बता रहा कि आप इसमें बाद में कंफ्यूज ना। क्लियर? जी। अगला इसमें कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 37 के 38 है ना? 38। तो 38 में नो लॉस, नो सेटअप, नो कैरी फॉरवर्ड। क्लियर? भाई क्लियर? अगला सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 37। सेक्शन 37A में अगर लॉस आ जाए तो ये सिर्फ और सिर्फ ओनली अगेंस्ट सेक्शन 37A। अगर कोई दूसरा आइटम हो सेक्शन 37A का तो उसके गेन में एडजस्ट हो सकता है, उसके अलावा किसी भी दूसरे गेन में एडजस्ट नहीं हो सकता। समझ में आ रही बात? और ये कैरी फॉरवर्ड तो हो सकता है, लेकिन कितने सालों तक? अप टू 3 इयर्स। तो इसको तो पहले साल भी किसी और के अगेंस्ट इजाजत नहीं थी, तो अगले 3 सालों की इजाजत होगी? हाँ, ओनली सेक्शन 37A के गेन अगले सालों में भी सिर्फ और सिर्फ उसके गेन के अगेंस्ट एडजस्ट होगा लॉस, उसके अलावा किसी भी दूसरे हेड ऑफ इनकम में एडजस्ट। क्लियर? क्लियर है जी? और इसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी रह गई। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी में लॉस आ जाए तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के लॉस से इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस बिल्कुल साइलेंट है, कुछ भी नहीं बताया। तो वो आपकी मर्जी, उसके लॉस के साथ क्या करोगे? तो उसके लॉस कभी हिस्ट्री में उसने इमूवेबल प्रॉपर्टी का लॉस नहीं किया। बस अगर दे दे तो आप क्या करोगे? उसको ट्रीट करो सेम लाइक सेक्शन 37, क्योंकि इसमें ज्यादा फायदा है, इसमें ज्यादा फायदा है ना भाई। समझ में आ रही बात? हाँ, क्लियर जी? इसके बाद कौन सा था? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। फोर्थ हेड ऑफ इनकम कौन सा है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज में अगर लॉस आ जाए तो ये एडजस्ट हो सकता है अगेंस्ट इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, हाँ, अगेंस्ट इनकम फ्रॉम बिजनेस।
नॉन स्पेकुलेशन दोनों, या इधर देखते हैं सेटअप हो सकता है एक्सेप्ट ग्रुप ए, सैलरी के अगेंस्ट नहीं हो सकता, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट नहीं हो सकता, और एफडीआर के, इसके अलावा जो भी इनकम बच जाए उनके अगेंस्ट हो सकता। समझ में आई बात? भाई क्लियर है जी? और अगर नहीं एडजस्ट हुआ तो ये अगले सालों में कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता। ठीक है, इसके बाद है नंबर 5 इनकम फ्रॉम बिजनेस। इनकम फ्रॉम बिजनेस में कितने थे? स्पेकुलेशन, पहले स्पेकुलेशन कर लें। स्पेकुलेशन बिजनेस सिर्फ और सिर्फ एडजस्ट हो सकता है अगर कोई दूसरा स्पेकुलेशन बिजनेस हो तो उसके गेन के अगेंस्ट। सेम वही रूल है किसका? जो सेक्शन 37 है का। समझ में आएगा? हाँ? और अगर नहीं है तो ये कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, लॉस बच गया, एडजस्ट ना हो तो कैरी फॉरवर्ड हो सकता है अप टू 6 years। ठीक है, और अगले सालों में किसके अगेंस्ट? स्पेकुलेशन बिजनेस इनकम के अगेंस्ट। जी बी कौन सा था? नॉन स्पेकुलेशन। नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस अगर लॉस आ जाए तो नॉन स्पेकुलेशन दूसरा बिजनेस हो उसके अगेंस्ट सेटअप हो सकता है। हाँ? स्पेकुलेशन बिजनेस के अगेंस्ट भी सेटअप हो सकता है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अगेंस्ट भी सेटअप हो सकता है। समझ आएगा? हाँ? और इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स के अगेंस्ट भी सेटअप हो सकता है। देखिए सबसे ज्यादा बेनिफिट्स कौन से लॉस को दिए जाते हैं? नॉन स्पेकुलेशन। तो इसमें इसके साथ एक एडिशनल, दिस लॉस शैल बी एडजस्टेड एट लास्ट, सबसे आखिर में। अगर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में लॉस हो, स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस हो और नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस हो तो प्रायोरिटी किनको दिया जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज को, उसके बाद स्पेकुलेशन को, उसके बाद नॉन स्पेकुलेशन। नॉन स्पेकुलेशन सबसे आखिर में एडजस्ट होगा, वजह क्योंकि इसके पास बेनिफिट है। समझ में आया? अच्छा, और अगर कुछ नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस बच जाए तो ये कैरी फॉरवर्ड भी हो सकता है कितने सालों तक? अप टू 6 years। हाँ, लेकिन अगले सालों में सिर्फ और सिर्फ नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस के अगेंस्ट एडजस्ट होगा, फिर इन चारों के अगेंस्ट एडजस्ट होगा। क्लियर? भाई क्लियर है? हाँ जी, पहले खत्म करते हैं फिर इससे। अच्छा, इसमें अगर डिप्रिसिएशन आ जाए, टैक्स डिप्रिसिएशन, ये नॉन स्पेकुलेशन में इनकम फ्रॉम बिजनेस में टैक्स डिप्रिसिएशन के लिए एक अलग से प्रोविजन है, मैंने आपको बताया था ना, वो कल पढ़ेंगे। पहले हम लॉसेस खत्म करते हैं, ठीक है? उसके बाद जो है वो जो रिलेटेड प्रोविजन है बिजनेस के साथ वो मैं आपको बता दूं, ठीक है जी। और आगे जो नंबर 6 है हेड ऑफ इनकम वो है फॉरेन सोर्स इनकम। कोई भी फॉरेन सोर्स हेड ऑफ इनकम हो और उसमें लॉस आ जाए, ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ एडजस्टेबल है सेम हेड के अगेंस्ट। मतलब फॉरेन इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स में लॉस आया, फॉरेन इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, तो वो सिर्फ और सिर्फ एडजस्ट है फॉरेन इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स के इनकम। फॉरेन बिजनेस में लॉस आया तो वो सिर्फ और सिर्फ एडजस्टेबल है फॉरेन बिजनेस इनकम में। करंट ईयर की बात। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे हैं अक्सर उसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक बिजनेस है उसका जर्मनी में, उसमें गेन आया,
एक बिजनेस है दुबई में, उसमें लॉस आया, तो बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, सर ये तो सेम कंट्री नहीं है। इधर मैंने कंट्री लिख दी है, सेम कंट्री, इधर क्या है, दोनों फॉरेन है, हाँ, एक मुल्क में हो या एक में ना हो, दोनों फॉरेन कंसिडर होंगे, आपस में दोनों एडजस्ट हो सकते। अगर ना हुए तो ये कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं कितने टाइम तक, अप टू 6 years, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सेम है, करंट ईयर में भी सेम है, आगे भी सेम है। हाँ, फॉरेन बिजनेस लॉस फॉरेन कैपिटल गेन्स में एडजस्ट नहीं हो सकता, फॉरेन कैपिटल लॉस फॉरेन बिजनेस इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं होता, सेम रेट में एडजस्ट क्लियर क्लियर। ये तो था पूरा लॉसेस आपका कंप्लीट, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ और प्रोविजन है जो उसने कहा हुआ है, और आपको एक स्टेटमेंट नजर आएगी कि लॉस ऑफ अर्लीस्ट ईयर शैल बी एडजस्टेड फर्स्ट, तो ये समझिए। फॉर एग्जांपल इनकम फ्रॉम बिजनेस है और टैक्स ईयर 2015 में उसमें लॉस आया, ठीक है। फॉर एग्जांपल 1000 का लॉस, 2016 में लॉस आया 500 का, 2017 में लॉस आया 2000, ठीक है। और टैक्स ईयर 2018 में गेन आया इनकम फ्रॉम बिजनेस का, ठीक है, कितना, फॉर एग्जांपल गेन आया टोटल 1500, ठीक है। तो अब इसमें आप पहले कौन से वाला लॉस एडजस्ट करोगे, सीक्वेंस क्या होगा ये समझिएगा। सबसे पहले करंट ईयर का अगर कोई लॉस है तो वो एडजस्ट होगा, ठीक हो गया। उसके बाद सेकंड अर्लीस्ट ईयर, अर्लीस्ट ईयर कौन सा है 2015, उसके बाद अगर गेन बचा तो 2000, उसके बाद अगर कोई गेन बचा, ये इसका इस स्टेटमेंट का मतलब है, समझ में आया। कुछ बच्चे पे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर अर्लीस्ट ईयर का क्या है, तो करंट ईयर का सबसे आखिर में करेंगे, करंट ईयर का सबसे पहले करेंगे, उसके बाद कुछ गेन बना बचा तो उसके बाद ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस हम उसमें देंगे, वो इधर एडजस्ट हो गया ना, सबसे पहले वही एडजस्ट करना है, ये थोड़ा ये सीक्वेंस होता है, ठीक है। हाँ जी, इनकम फ्रॉम बिजनेस से रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट है वो समझेंगे, ये रेस कर, हाँ जी, ये समझिए। फॉर एग्जांपल बिजनेस लॉस है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बिजनेस लॉस है फॉर एग्जांपल 1 है, कितना लॉस है बिजनेस लॉस, ठीक हो गया। तो फॉर एग्जांपल ये लॉस कैसे आया होगा, इस तरह से आया होगा, सेल्स लेस इनविजिबल एक्सपेंसेस, हाँ, तो यहाँ पे लॉस आया होगा कितना, 1, ठीक है। इस इनविजिबल एक्सपेंसेस में क्या चीज होंगे, हो सकता है सैलरीज हो, रेंट हो, ठीक है, टैक्स डिप्रिसिएशन, और टैक्स डिप्रिसिएशन जो था वो था 20, ठीक है। तो लॉस कितना है, 1, हम बाकी फिगर्स नहीं देखेंगे, इस तरह से आया होगा ना भाई, ये फॉर्मेट है ना, इस तरह से। लोग कहता है जब भी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, गौर से मेरी बात सुनिए, जब भी आपके पास बिजनेस लॉस हो, कौन सा लॉस हो, बिजनेस, तो इसमें आपने एक काम करना है, इसमें आपने टैक्स डिप्रिसिएशन अलग करना है। तो टैक्स डिप्रिसिएशन कितना था, ये हमारा एक्सपेंस है ना, हाँ,
इधर टैक्स डिप्रिसिएशन कितना है? 20,000। अब अगर टैक्स डिप्रिसिएशन को आप निकाल दो, लिस्ट किया हुआ था ना, आप इसको ऐड बैक कर दो, तो अदर देन टैक्स डिप्रिसिएशन लॉस कितना बचा? बिजनेस लॉस कितना बचा? 80,000। हमेशा ये काम कर, हमेशा जब भी बिजनेस लॉस हो और आपको टैक्स डिप्रिसिएशन गिवन हो ना, तो आपने दोनों को क्या कर देना? टैक्स डिप्रिसिएशन अलग कर देना। एक्सपेंस था ना भाई, बिजनेस लॉस कितना था? 1 लाख, इसमें टैक्स डिप्रिसिएशन लेस हुआ था, इसको ऐड बैक कर दो तो कितना लॉस बचा? 80,000। ये भी नेगेटिव फिगर है ना, ये भी एक्सपेंस ही है, लेकिन दोनों को क्या करना है? अलग। कि अगर टैक्स डिप्रिसिएशन ना होता, एज्यूम करते हैं इस साल टैक्स डिप्रिसिएशन ना होता तो मेरे पास कितना लॉस होता? तो फिर कितना होता? हाँ 80,000। सबसे पहले ये एडजस्ट करो, सबसे पहले क्या करो? ये एडजस्ट करो। ये एडजस्ट करने के बाद अगर कोई गेन बचा, इफ बचा, तो फिर हम उसमें क्या लेस कर देंगे? और ये हमारे पास फिगर आ जाएगा बिजनेस इनकम का या बिजनेस लॉस। समझ में आ रहा है भाई? क्या अगर नहीं बचा, फॉर एग्जांपल ये केस था कि फर्स्ट हमने एडजस्ट किया, दूसरा बिजनेस था, उसका गेन था 80,000, इनकम कितनी थी? 80,000, और ये लॉस कितना था? हाँ 80,000। तो मेरे पास गेन कितना बचा? 0। अब इस टैक्स डिप्रिसिएशन के साथ में क्या करूंगा? इसको मैं कहूंगा कैरी फॉरवर्ड। क्या करूंगा? ये अगले साल, लेकिन ये कब तक कैरी फॉरवर्ड होगा? Infinity, until it is fully adjusted, completely adjusted। जब तक ये complete adjust नहीं होगा तब तक ये कैरी फॉरवर्ड होता है। इसके लिए कोई 6 years का टाइम नहीं है। किस चीज के लिए? टैक्स देन मैंने एक्सप्लेन ही किया। हाँ ये थोड़ा नीचे करूंगा। मैंने कहा जब भी बिजनेस लॉस हो, ठीक है, तो उसमें क्या करना है? टैक्स डिप्रिसिएशन अलग करना है, और अदर देन टैक्स डिप्रिसिएशन जो लॉस है वो अलग करना है। ठीक हो गया? अदर देन टैक्स डिप्रिसिएशन जो लॉस है उसको पहले एडजस्ट करें। अगर कोई भी इनकम है, रूल तो आपको बता दिया किस में एडजस्ट हो सकता है, किस में नहीं हो सकता। रूल वही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं। आप सेम हेड में एडजस्ट कर रहे हो, किसी दूसरे आप कैपिटल गेन्स में एडजस्ट कर रहे हो। अगर ये कैपिटल गेन्स है फॉर एग्जांपल ये, ठीक है, तो ये 80,000 था, तो इसमें इनकम फ्रॉम बिजनेस कितना एडजस्ट हुआ? ये फॉर एग्जांपल नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस इनकम, तो इसमें कितना एडजस्ट हुआ? और गेन कितना था? कुछ बचा और इनकम, ठीक है। तो टैक्स डिप्रिसिएशन जो बचा, अगर बच गया तो टैक्स डिप्रिसिएशन यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल इधर भी फर्स्ट जो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स है वो थे 1,20,000, तो पहले एडजस्ट करोगे क्या चीज? 80,000 अदर देन टैक्स डिप्रिसिएशन। कितना गेन बचा? 40,000। अब इसमें लेस कर लो क्या चीज? ठीक हो गया? तो कितना बचा? अगर गेन नहीं बचता इसके एडजस्टमेंट के बाद, तो फिर जो टैक्स डिप्रिसिएशन है उसको क्या करोगे? कैरी फॉरवर्ड अगले साल, ठीक है। अगले साल में फिर क्या करोगे? अगले साल में फिर यही काम करोगे कि आपको जो अगला साल है ना, बस इसको मैं कंक्लूड कर रहा हूं। नेक्स्ट ईयर उसमें क्या करोगे? उसमें फॉर एग्जांपल आपके पास फिर बिजनेस लॉस
क्या है? बिजनेस लॉस आया फाइल नंबर 50,000 का, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? टैक्स डिप्रिसिएशन होगा करंट ईयर का, हाँ। फाइल नंबर इसमें करंट ईयर का टैक्स डिप्रिसिएशन था 5,000, उसको अलग कर दोगे और अदर देन टैक्स डिप्रिसिएशन कितना बचा? हाँ 45,000 ना, हाँ ठीक है। अब देखिए पिछले साल से कितना टैक्स डिप्रिसिएशन आ रहा है, हाँ 20,000, उसको यहाँ पे ऐड कर दो, ऐड ब्रॉड फॉरवर्ड टैक्स डिप्रिसिएशन। तो अब आपके पास कितना टैक्स डिप्रिसिएशन? समझ में आ रही भाई? क्लियर? हाँ आखिरी कॉन्सेप्ट सुन, टैक्स डिप्रिसिएशन। फॉर एग्जांपल लोग कहता है कि अगर आपने टैक्स डिप्रिसिएशन एडजस्ट करना हो, किसमें एडजस्ट करना हो? इनकम फ्रॉम बिजनेस में। अनएब्सॉर्ब टैक्स डिप्रिसिएशन है, आ रहा है पिछले 10 सालों से आ, ठीक है। और आपने इस साल आपके पास क्या गया? इनकम फ्रॉम, ठीक है। तो जैसे बिजनेस के लिए रूल था ना कि ब्रॉड फॉरवर्ड, केल फॉरवर्ड अगले साल सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के अगेंस्ट, तो इसी तरह टैक्स डिप्रिसिएशन का भी सिर्फ बिजनेस इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट होगा। ये नहीं कि अगले साल टैक्स डिप्रिसिएशन किसी के अगेंस्ट एडजस्ट करो, रूल वो वाले रहेंगे, उससे आपने डिविएट नहीं करना। समझ, जो बिजनेस के लिए रूल्स है वही टैक्स डिप्रिसिएशन के लिए रूल्स है। समझ में आई बात? अब इनकम फ्रॉम बिजनेस, फॉर एग्जांपल अनएब्सॉर्ब इनकम फ्रॉम बिजनेस टैक्स ईयर 2020 में है, रूल समझिएगा। लोग कहता है कि करंट ईयर में आपके पास इनकम आया, इनकम कौन सा? बिजनेस, और ये इनकम हो अप टू ₹10 मिलियन और मोर, 1 करोड़ या 1 करोड़ से ज्यादा हो करंट ईयर की इनकम फ्रॉम बिजनेस, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि इनकम फ्रॉम बिजनेस मेरे पास है 10.2 मिलियन, कितनी? तो इसमें अब आप जब टैक्स डिप्रिसिएशन कौन से वाले ब्रॉड फॉरवर्ड लेस करोगे तो इधर एक फार्मूला रखो, इधर क्या रखो? फार्मूला, और फार्मूला क्या होगा? लोअर ऑफ एक्चुअल टैक्स डिप्रिसिएशन, जो एक्चुअल टैक्स डिप्रिसिएशन है या तो वो लेस करोगे या फिर 50% ऑफ द बिजनेस इनकम। जो बिजनेस इनकम है उसका कितना परसेंट? इसमें जो कम होगा वो इस साल इज द टैक्स डिप्रिसिएशन, इससे ज्यादा लेस नहीं। ये कम हुआ तो ये लेस कर दोगे, एक्चुअल 50% था करंट ईयर की जो बिजनेस इनकम है उसका 50%, ये कम हुआ तो ये